मयंक द्वारा प्रकट की गई लताएं लगातार वेद प्रकाश की ओर बढ़ रही थीं। वेद, जो स्वयं विशाल तलवार में बदल गया था, लताओं को अपनी ओर आता देख अपने असली रूप में लौट आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मयंक ऐसी खतरनाक चाल चलेगा। वो सोच ही रहा था कि अगले ही पल लताओं ने उसे जकड़ लिया और वो अपना बचाव करने में असमर्थ महसूस करने लगा। अरे, वेद प्रकाश जैसा व्यक्ति भी मयंक के वार से बच ना सका। अब आगे क्या होगा? एक व्यक्ति बोला। कुंभ प्रदेश के कई लोग मयंक के इस कारनामे को देखकर हैरान परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिस व्यक्ति का साधना स्तर ही अपने प्रतिद्वंदी से कम था, वो उसे हरा कैसे सकता था। अरे, मयंक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो किसी को भी क्यों ना हरा दे, किंतु वो अखंड प्रताप को कभी नहीं हरा पाएगा। एक अन्य व्यक्ति जो कुंभ प्रदेश से था बोला। अखंड प्रताप सिर से पांव तक सुनहरा कवच पहने गर्व से आकाश में खड़ा था। ये वो कवच था जो आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के मामले में अतुलनीय था। इसके अलावा हमला करते समय कवच किसी भी चीज में घुस सकता है और उसे फाड़ सकता है। इस प्रकार यदि मयंक ने सितारों के समूह को अपने जादू से सक्रिय किया तो अखंड प्रताप उसे भी नष्ट कर सकता था। अखंड प्रताप आगे बढ़ता रहा। ठीक उसी समय मयंक के शरीर से शक्ति का एक विस्फोट हुआ। इससे पहले प्रकाश की धारियां उसके पास से गुजरीं और 4 चमकदार किरणों में बदल गईं, जो उसके शरीर से होकर गुजरीं। फिर उसके शरीर के आसपास की ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी और पहले से भी अधिक डरावनी हो गई। ये ऋषि द्रोण की शरीर को परिष्कृत करने वाली तकनीकों में से एक है। वो अपने शरीर की क्षमता को जागृत कर रहा है। किसी वरिष्ठ साधक ने समझाया। उसकी नजर मयंक पर थी। ऋषि द्रोण सिंध प्रदेश सूची में 7वें स्थान पर थे और सिंध प्रदेश में शीर्ष शरीर शोधन व्यवसायी थे। मयंक और कौस्तुभ उनके शिष्य थे। एक गड़गड़ाहट के साथ मयंक के शरीर से तेज रोशनी की 4 धारियां निकली। वो सभी धारियां एक साथ सक्रिय हो गई थीं। तुरंत आसपास के वातावरण में इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो गई। सीमापुरी विश्वविद्यालय में मयंक ने 3 वर्षों में इच्छा शक्ति के कई नए क्षेत्रों की शक्ति को एकीकृत किया और कई नई शक्तियों को विकसित किया। इच्छा के वो क्षेत्र मार्शल आर्ट और जादू की इच्छा के संयोजन के माध्यम से बनाए गए थे। जब उसने सप्त महातत्वों में से 4 को सक्रिय करके अपने शरीर की सीमाओं को मुक्त कर दिया तो उसकी इच्छा शक्ति की शक्ति भी बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, मयंक अपनी मूल आत्मा में अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा रखता था। उसके हाथ पैरों में भी विस्फोटक शक्ति थी। वो अपने शरीर की सारी ऊर्जा को बाहर निकालने और उसकी सहायता से लड़ने के लिए तैयार लग रहा था। अखंड प्रताप ने शांत भाव से मयंक की ओर देखा। भाव शून्य होकर मयंक सोने की चमकीली चमक के साथ बाहर निकला। मयंक ने जादू किया और तुरंत विशाल क्षेत्र में माहौल भयावह हो गया और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति हिंसक रूप से घूमने लगी। पूरा युद्ध क्षेत्र मयंक की इच्छा शक्ति से भरा हुआ लग रहा था। इसका बोझ हर किसी पर पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश स्वयं ही गिर जाएगा। अखंड प्रताप ने भी जवाबी हमला किया जिसमें अत्यधिक शक्ति थी। उसके एक शब्द ने एक विशाल आकाश में मौजूद कई चील बादलों को चीरते हुए चीलों के असीमित धधकते पंखों ने युद्ध के मैदान में हर चीज को तहस नहस कर दिया और मयंक द्वारा किए गए हमले की ऊर्जा को नष्ट कर दिया। प्लीज वीडियो को लाइक। अखंड प्रताप पक्षी के रूप में मयंक की ओर बढ़ रहा था। मयंक के पास एक सिंह की शक्ति का बड़ा हिस्सा, एक दिव्य वानर की ताकत और चपलता और एक पाषाण का अनुग्रह था। अखंड प्रताप के हमले से मयंक के शरीर पर बिजली गिरी और एक गड़गड़ाहट के साथ घातक उलझाव मंत्र का एक उन्नत संस्करण मयंक की ओर चला गया। हालांकि अखंड प्रताप ने जादू को तोड़ दिया। मयंक ने अखंड प्रताप की ओर कदम बढ़ाया। उसके शरीर में ऐसी शक्ति थी
जो सब कुछ नष्ट कर देने की हिम्मत रखती थी। फिर मयंक ने अखंड प्रताप की दिशा में उड़ते हुए एक हथेली के निशान को धकेला। क्या अब मयंक और अखंड प्रताप का आमना सामना होने जा रहा था? भीड़ को मन ही मन आश्चर्य हुआ। ये दृश्य देखकर उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मयंक अति आत्मविश्वासी हो रहा था, फिर भी उससे निकलने वाली ऊर्जा सचमुच भयावह थी। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उस प्रकार की ऊर्जा कक्षा 3 कुलीन साधकों की है। यहां तक कि अपने चरम पर एक महान व्यक्ति भी इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता था जैसा इस समय मयंक जान पड़ता था। देवी मंडप से गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने इच्छा शक्ति के अपने क्षेत्र बनाए हैं, अपने स्वयं के मंत्र गढ़े हैं, मार्शल आर्ट और जादू टोना को संयोजित किया है और ऋषि द्रोण से सीखी गई शरीर शोधन तकनीकों को अपने हमलों में एकीकृत किया है। ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ जैसा एक और राक्षसी रूप से शक्तिशाली व्यक्ति सीमापुरी विश्वविद्यालय से उभरा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये पूरे सिंध प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छी जगह है। अपने साधना स्तर के साथ ये स्वाभाविक था कि वो व्यक्ति स्वयं का संपूर्ण विकास कर पाता है। दोनों व्यक्तियों के हमले आपस में टकराए। एक तेज सुनहरी रोशनी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई और जला देती हुई सीधे मयंक की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह मयंक के मंत्रों की शक्ति के विस्फोटक क्रोध ने अखंड प्रताप को बिजली की धारियों से घेर लिया था, जो उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। अखंड प्रताप के पास अपनी सुरक्षा के लिए वो सुनहरा कवच था। अगर उसकी जगह परिमल होता तो निश्चित रूप से यह हमला नहीं झेल पाता। एक झटके के साथ मयंक लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर जा गिरा। अखंड प्रताप को भी बड़ा झटका लगा और वो धरती पर गिर पड़ा। अखंड प्रताप के शरीर से निकलने वाली रोशनी ने मयंक की बिजली को बेअसर कर दिया और अखंड प्रताप एक बार फिर मयंक से अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। जैसे ही मयंक ने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, एक चमकदार रोशनी उभरी। एक दुर्घटना के साथ आकाश गड़गड़ा उठा और अखंड प्रताप के हमले से मयंक एक बार फिर पीछे की ओर गिर पड़ा। इस बार अखंड प्रताप रुका नहीं, बल्कि अपना हमला जारी रखा। वो स्वयं ये देखना चाहता था कि मयंक अपने शरीर के साथ इस लड़ाई को कितनी देर तक झेल सकता है। भीड़ ने युद्ध के मैदान की ओर देखा कि प्रकाश की दो चमकीली धारियां लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं। प्रत्येक टकराव से आकाश गड़गड़ाने लगा और रोशनी तेज हो गई। अखंड प्रताप के हमलों से बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होने के कारण मयंक की धमनियों का रक्त तेजी से दौड़ने लगा और भीतर से कुछ आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसकी प्रभावशाली शारीरिक स्थिति ने उसे इस भयावह स्तर के हमलों को सहने और संघर्ष जारी रखने की शक्ति दी। मयंक वास्तव में इस हद तक अखंड प्रताप के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। भीड़ में से कई लोगों ने प्रशंसा करते हुए कहा। अखंड प्रताप की शक्ति का उपयोग करते हुए मयंक ने सप्त तारे के 5वें सितारे को सक्रिय कर दिया था और मार्शल आर्ट कला के माध्यम से अपने शरीर के भीतर एक और साधना स्तर को तोड़ने की क्षमता थी। आखिरकार वो पूरी तरह नोबेल स्तर का साधक बन गया था। मयंक ने अपनी अंतरात्मा का उपयोग करके प्रशिक्षण लिया। सीमापुरी विश्वविद्यालय में उसने स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए अवशेषों की शक्ति उधार ली थी और बहुत कठिन प्रशिक्षण के बाद उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया था। अब जब वो अपने शरीर की सहन शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था और उसने अगले स्तर में प्रवेश करने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया था, तो वो अखंड प्रताप जैसे प्रतिद्वंदी का सामना करने का अच्छा खासा अवसर कैसे उपयोग ना करता। उसका इरादा अगले मार्शल आर्ट स्तर में प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए दूसरे व्यक्ति की शक्ति उधार लेने का था और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि वो सफल हो गया था। अखंड प्रताप ने मयंक को हैरानी से देखा और उसकी तेज आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई पड़ी।
मयंक की इस चाल से अखंड प्रताप क्रोधित हो उठा। मयंक ने अगले मार्शल आर्ट स्तर में घुसने के लिए अपनी लड़ाई का उपयोग किया था। ये कोई संयोग नहीं था, मयंक ने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। तुम्हारा नए स्तर में स्वागत है, हालांकि चीजें अब भी वैसे ही खत्म होंगी, अखंड प्रताप ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अखंड प्रताप अब अपने असली रूप में आ चुका था। अखंड प्रताप मयंक के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाला था। तीव्र ज्वलन शक्ति के साथ आकाश से एक असीम ज्वलंत सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बेशक चीजें अभी भी उसी तरह खत्म होंगी, मयंक ने शांति से उत्तर दिया। इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, इस बारे में दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग थे। तभी एक विशाल पाषाण ने मयंक के ऊपर एक चमकदार चमक छोड़ी और वो वास्तविक भी प्रतीत होने लगा। ये एक वास्तविक दिव्य पक्षी की तरह था जो धरती पर प्रवेश कर रहा था। उसी समय उस दिव्य पक्षी के भीतर एक विशाल छाया आकृति प्रकट हुई। वो छाया आकृति मयंक द्वारा बनाई गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो दिव्य पक्षी में एकीकृत हो गई है। हालांकि असली मयंक वहीं रहा जहां वो था। ये ऋषि द्रोण द्वारा सिखाई गई एक तकनीक है। भीड़ में उपस्थित वरिष्ठ साधक इस बारे में अधिक जानते थे। मयंक ने कैसे अपने साथ रास्ते में वृद्धि की, कैसे उसने अपनी सभी सीखी गई तकनीकों को एकीकृत किया, कैसे उसने किस तकनीक का प्रयोग किया, वो सभी वरिष्ठ साधक ये सब कुछ समझ पा रहे थे। आखिरकार उन्हें साधना का लंबा अनुभव जो था। दरअसल मयंक ने अभी जिस तकनीक का प्रयोग किया वो उसने अपने गुरु द्रोण से सीखी गई तकनीक और मार्शल आर्ट मंत्र को एकीकृत करके विकसित की थी। ऐसी धारणा थी कि दुनिया के साथ मयंक की प्रतिध्वनि जितनी मजबूत होगी, उसकी इच्छा शक्ति के क्षेत्र भी उतने ही मजबूत होंगे। अखंड प्रताप ने मयंक को उदासीनता से देखा। एक बार फिर अखंड प्रताप ने अपना रूप बदला और विशाल पक्षी में बदल गया। इसके बाद वो सीधा मयंक पर झपट पड़ा। मयंक ने भी हवा में अखंड प्रताप से टकराते हुए वार किया। अगले ही पल अखंड प्रताप एक और हमले का लक्ष्य लेकर फिर से मयंक के सामने आ गया। हालांकि मयंक के शरीर के चारों ओर तारों की रोशनी की अंधाधुंध किरणें दिखाई दी। मयंक ने अपनी भुजाएं उठाईं और अपने भीतर अनंत मात्रा में ऊर्जा केंद्रित की। जैसे ही अखंड प्रताप उसकी ओर बढ़ा, उसने दोनों मुट्ठियां आगे की और उसकी ओर हमला कर दिया। तुरंत अनगिनत मुट्ठी परछाइयां अंतरिक्ष में प्रकट हुईं और टूटते तारों की तरह अपने सामने मौजूद हर चीज को तोड़ते हुए नीचे उतरे। बहुत से लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। तारों से भरे आयाम में मुट्ठियों की परछाइयां टूटते तारों में बदल रही थीं, जो अखंड प्रताप की ओर उड़ रही थीं। ये एक आक्रामक तकनीक थी जिसे मयंक ने पहले सीखा था। अब उसने इसमें अत्यधिक शक्तिशाली इच्छा शक्ति सम्मिलित की थी और अपने अतुलनीय रूप से मजबूत शरीर के साथ उस तकनीक को सक्रिय किया था। मयंक इस हमले का नाम धूमकेतु रखेगा। पिछले 2 वर्षों में मयंक ने सभी प्रकार की तकनीकें सीख ली थीं। वहां श्वेत चमकदार ज्वाला, अग्निदेव का क्रोध, हिम तकनीक और निरपेक्ष क्षेत्र भी था। ये सभी कुछ तकनीकें थीं जिन्हें वो सीखने में कामयाब रहा था। इन सभी तकनीकों की तुलना में मयंक को मार्शल आर्ट हमलों के बारे में कम जानकारी थी। उसने मुख्य रूप से वो तकनीकें ही सीखी थीं जो वहां की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट आक्रामक तकनीक थी। तकनीक में अपनी स्वयं की अनुभूतियों को लगातार एकीकृत। लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। तारों से भरे आयाम में मुट्ठी की परछाइयां टूटते तारों में बदल रही थी, जो अखंड प्रताप की ओर उड़ रही थीं। ये एक आक्रामक तकनीक थी जिसे मयंक ने पहले सीखा था। अब उसने इसमें अत्यधिक शक्तिशाली इच्छा शक्ति सम्मिलित की थी और अपने अतुलनीय रूप से मजबूत शरीर के साथ उस तकनीक को सक्रिय किया था। मयंक इस हमले का नाम धूमकेतु रखेगा। पिछले 2 वर्षों में मयंक ने सभी प्रकार की तकनीकें सीख ली थीं। वहां श्वेत चमकदार ज्वाला,
अग्निदेव का क्रोध, हिम तकनीक और निरपेक्ष क्षेत्र भी था। ये सभी कुछ तकनीकें थीं जिन्हें वो सीखने में कामयाब रहा था। इन सभी तकनीकों की तुलना में मयंक को मार्शल आर्ट हमलों के बारे में कम जानकारी थी। उसने मुख्य रूप से वो तकनीकें सीखी थीं जो वहां की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट आक्रामक तकनीक थी। तकनीक में अपनी स्वयं की अनुभूतियों को लगातार एकीकृत करने के लिए उसे अभी और अभ्यास की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त इन तकनीकों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उसे अभी और अधिक समय लगने वाला था। धूमकेतु तकनीक एक आक्रामक तकनीक थी जिसे मयंक ने ऋषि द्रोण से सीखी गई शरीर शोधन तकनीकों के पूरक के रूप में विकसित किया था। मार्शल इच्छा शक्ति की शक्ति को भी मयंक द्वारा अखंड प्रताप के हमले में एकीकृत किया गया था। तारों से भरे आकाश के भीतर प्रत्येक हथेली के निशान एक चमकदार धूमकेतु की तरह चमकती थी और सीधे अखंड प्रताप की ओर बढ़ रही थी। अखंड प्रताप जिस दिव्य पक्षी के रूप में बदला था वो अपनी आक्रामक क्षमताओं में अतुलनीय था और ये लगातार उन सभी धूमकेतुओं को नष्ट कर रहा था जो उस पर बरसते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मुट्ठियां एक अंतहीन धारा में बरस रही हैं। अखंड प्रताप ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और वो एक बार फिर से आगे बढ़ा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो प्रकाश की एक चमकदार लकीर में बदल गया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मयंक कितना शक्तिशाली या अद्वितीय था। अखंड प्रताप के रास्ते में आने वाला हर धूमकेतु नष्ट हो जाएगा। लेकिन तभी मयंक के पीछे से एक विशाल जीवन आत्मा प्रकट हुई। ये दिव्य वानर था जिसने लंबी गगन भेदी दहाड़ निकाली। जैसे ही मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया वैसे ही दिव्य वानर शक्ति भी सक्रिय हुई। उसके आंदोलन से आकाश कांप उठा और अगले ही पल मयंक ने बंद मुट्ठियां उठा लीं और आगे बढ़ गया। दिव्य वानर उसके पीछे चला गया और तुरंत पूरा स्थान ऐसा लगने लगा जैसे वो कुचल दिया जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हथेली के निशान की शक्ति का परिमाण चौंकाने वाला था। यह लगभग एक वास्तविक धूमकेतु जैसा प्रतीत हो रहा था। अखंड प्रताप ने हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़कर धूमकेतु से सीधे टकराव किया। एक जोरदार धमाके के साथ अखंड प्रताप पीछे की ओर उड़ गया। अखंड प्रताप रुकने से पहले हवा में उड़ गया। उसका शरीर थोड़ा झुक गया। इस समय पूरा आकाश शांत था क्योंकि अखंड प्रताप को मयंक ने अभी अभी पीछे धकेल दिया था। अनगिनत निगाहें मयंक पर थीं जब वो वहां खड़ा था। एक विशाल क्षमता वाला प्रभावशाली व्यक्ति, भीड़ में से एक व्यक्ति बोला। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था जब उन्होंने सोचा कि कैसे मयंक ने अखंड प्रताप को वापस जाने के लिए मजबूर किया था। अखंड प्रताप पूरे कुंभ शहर में शीर्ष साधक था। भले ही मयंक अगले साधना स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी वो केवल कक्षा 3 का नोबेल साधक था और फिर भी वो अपनी शक्ति से अखंड प्रताप को मजबूर करने में कामयाब रहा। उस दृश्य को देखकर ही अखंड प्रताप के पिताजी की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि ये युद्ध ऐसा होने वाला था जहां मयंक को हराया जाएगा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मयंक उनकी अपेक्षा से अधिक मजबूत होगा। कुंभ शहर के स्वामी शांत बैठे 2 महारथियों की लड़ाई देख रहे थे। जिस पल से मयंक ने उनकी बेटी को परिमल के चंगुल से बाहर निकाला था, उसी समय से वो मयंक की प्रतिभा के कायल हो गए थे। कई वर्षों तक कुंभ शहर पर शासन करने के बाद उन्होंने शिल्पकला में विशेषज्ञता हासिल की, किंतु फिर भी उनका यही मानना था कि मार्शल आर्ट तकनीक हर साधना तकनीक की नींव होती थी। उन्होंने कभी ये अनुमान नहीं लगाया था कि सीमापुरी विश्वविद्यालय का एक ये शिष्य इतना प्रतिभाशाली भी हो सकता था जो अखंड प्रताप जैसे शीर्ष साधक को भी टक्कर दे सकने में सक्षम था। अखंड प्रताप ने मयंक की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका शरीर सीधा खड़ा हो गया। उसने अहंकार पूर्वक चुनौती दी, अब से तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही वो बोला, उसके पीछे एक सुनहरी जगह दिखाई दी
वो अखंड प्रताप की जीवन भावना थी। उसकी बातों के पीछे के इरादे हर कोई समझ गया। अंततः वो लड़ाई को गंभीरता से लेने जा रहा था। इससे पहले ये स्पष्ट था कि वो पीछे हट रहा था। अखंड प्रताप ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे कक्षा 3 के एक महान व्यक्ति के द्वारा पीछे धकेल दिया जाएगा, जिससे उसे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अखंड प्रताप ने आज तक कभी भी किसी भी युद्ध में अपने किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई नहीं की थी और हर लड़ाई जीती थी। किंतु इस बार मयंक के साथ इस लड़ाई में उसे आखिरकार अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करना पड़ा, जो कहीं ना कहीं उसे स्वीकार्य नहीं था। तुम्हें शुरू से कोई मौका ही नहीं मिला, मयंक ने समान रूप से दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। सहसा सभी की नजर आकाश की ओर गई। स्वर्णिम आकाश में एक चमकता हुआ सूर्य रथ प्रकट हुआ। एक पल में झुलसा देने वाली तेज ऊर्जा से वातावरण गरमाने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि रथ को दिव्य भुजाओं से बनाया गया था, जिसके पीछे सूर्य चमक रहा था और सूर्य के भीतर स्वर्णिम कौवा विराजमान था। आगे बढ़ो, अखंड प्रताप चिल्लाया और उसकी जीवन आत्मा ने एक भयानक चमक छोड़ी। अंतरिक्ष के भीतर एक मार्शल इच्छा शक्ति भ्रम दिखाई दिया और युद्ध क्षेत्र एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। सूरज आसमान में बहुत ऊपर दिखाई दिया और अखंड प्रताप पक्षी का रूप लिए चिल्लाने लगा। उजाड़ युद्ध क्षेत्र अपने भीतर सब कुछ भस्म करने की शक्ति रखता था। उसी समय कई रथ मयंक की ओर बढ़े। अखंड प्रताप ने एक विनाशकारी मार्शल इच्छा शक्ति भ्रम पैदा किया था। जैसे ही मयंक ने अखंड प्रताप को देखा, प्रकाश की 3 धारियां दिखाई दी। तुरंत सूर्य और चंद्रमा तारों के साथ आकाश में ऊपर लटक गए। मयंक की जीवन आत्मा के अलावा सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी एक ही समय में दिखाई दिए थे। ये सब देखकर कई लोग उत्साहित दिखाई दिए। इस आदमी के पास कितनी जीवन शक्तियां थीं। विक्रमजीत का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। जब विक्रमजीत कुंभ शहर में था तो मयंक ने उस समय अपनी संगीत इच्छा शक्ति को सक्रिय कर दिया था, जो सचमुच एक अद्भुत कला थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मयंक के पास एक जीवन आत्मा थी जिसके पास सभी मौलिक शक्तियां थीं? विक्रमजीत ने मन ही मन सोचा। मयंक ने विनाशकारी चिलचिलाती ऊर्जा से भरी अंतहीन सुनहरी लपटों को सीधे अपनी ओर आते हुए देखा। उसके पीछे सूर्य, चंद्रमा और तारों की चमक एक दूसरे से टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें एक विशेष प्रकार की इच्छा शक्ति का संचार हो गया हो। मयंक तुरंत उस प्रकाश का केंद्र बन गया जहां सफेद आग जलने लगी। वो अग्नि श्वेत चमकदार ज्वाला थी। सफेद लपटें पूरे अंतरिक्ष में जल उठीं और जब सुनहरी आग उस पर बरसने लगी तो सफेद लपटों ने मयंक तक पहुंचने से रोकने के लिए सुनहरी लपटों को अपनी ऊर्जा के रूप में पकड़ने की कोशिश भी की। घातक हमले के बीच रथ मयंक की ओर बढ़े। मयंक के चारों ओर बिजली कड़की। सब कुछ नष्ट हो गया और रथों पर बेतहाशा हमला किया गया, जिससे वो सभी राख में बदल गए। लेकिन तभी एक परम रथ विनाशकारी चमक बिखेरता हुआ मयंक की ओर दौड़ता हुआ आया। उस रथ का सारथी और कोई नहीं बल्कि स्वयं अखंड प्रताप था। उसके पीछे सूरज की रोशनी साफ दिखाई पड़ रही थी। उसने मयंक और उसके शरीर के कवच को ढक लिया। सुनहरी रोशनी की धारियां उस पर उतरीं और मयंक की सभी सुरक्षाओं को तोड़ते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि रथ के पहिए किसी अत्यंत तीक्ष्ण अनुष्ठानिक उपकरण से बनाए गए हैं, जिससे घूमने वाले पहिए दिव्य खंजर की तरह प्रतीत होते हैं, जो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं। जहां से रथ गुजरा वहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। ऐसी भयावह ऊर्जा उस पर उतरने के साथ हालांकि रथ अभी तक मयंक तक नहीं पहुंचा था, वो इसकी भयानक विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने अपने बचाव को अधिकतम स्तर तक बढ़ाया और मुक्के मारे। प्रत्येक मुक्के की अपनी एक अलग भावना प्रतीत होती थी।
इसने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गति पैदा करने के लिए परिवेश के साथ प्रतिध्वनि की और एक ही समय में जारी की गई शक्तिशाली मार्शल इच्छा शक्ति के अलावा परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा लगभग एक सम्राट की तरह लग रही थी। दिव्य वानर चमकदार चमक के साथ चमकने लगा और उसकी आभा और भी अधिक क्रूर हो गई। जैसे ही रथ आकाश से मयंक पर उतरा, दिव्य वानर ने आसपास की ऊर्जा एकत्र की और गगन भेदी गर्जना के साथ धूमकेतु को उसकी ओर उड़ते हुए देखा गया। धूमकेतु जैसी हथेलियों के निशान हवा में भर गए और सीधे आ रहे रथ से टकरा गए। रथ ने उन मुट्ठियों को बड़ी ही सहजता से चीर डाला। ये ऐसा था मानो एक ही समय में कई तारे टूट रहे हों। और जैसे जैसे रथ आगे बढ़ रहा था, विशाल अंतरिक्ष में एक चमकदार रोशनी चमक रही थी। हालांकि वास्तविक मुट्ठी की छाया प्रकट होने से पहले मुक्कों ने रथ पर एक अंतहीन प्रवाह जारी रखा। परिणामी टक्कर से अंतरिक्ष के भीतर ऊर्जा का एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिसमें एक चकाचौंध रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्य ही आकाश में फूट पड़ा हो। भीड़ में से कुछ साधक तो ये नजारा देखकर दंग रह गए। उन्हें उच्च स्तरीय युद्ध से विस्मय का अनुभव हुआ। यहां तक कि कक्षा 1 का साधक भी स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि वो दोनों कितने शक्तिशाली थे। रथ नष्ट हो गया और अखंड प्रताप को एक बार फिर पीछे धकेल दिया गया। उसने मयंक की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। लड़ाई से पहले उसने अहंकार पूर्वक ये मान लिया था कि कक्षा 3 का कोई भी साधक उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति का उसे पक्का ज्ञान था। हालांकि सीमापुरी विश्वविद्यालय का ये शिष्य उसके लिए कुछ हद तक चौंकाने वाला था। अखंड प्रताप एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लापरवाही का शिकार हुआ। बाकी सभी लोग जो मयंक को कमजोर समझ बैठे थे, हैरान थे। यहां तक कि वीर और अन्य लोगों को भी आज ही पता चला कि मयंक वास्तव में कितना मजबूत था। पिछले 2 वर्षों में उसने सीमापुरी विश्वविद्यालय में कई अवशेषों को तोड़ दिया था, लेकिन एक बार भी उसने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है। सीमापुरी विश्वविद्यालय के लोगों ने टिप्पणी की, जो स्वयं हैरान थे। अरे हर कोई जानता है कि उसके पास अवशेषों का पता लगाने का एक विशेष तरीका है। ऐसे में उसकी कक्षा के कई लोग नई सलाह के लिए उसके पास जाते थे और उसके पास उन्हें जवाब देने के लिए हमेशा एक निजी राय होती थी। ये अकल्पनीय है कि वो पहले से ही इतना मजबूत होगा। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति बोला। वो उन लोगों में से एक था जिसने सलाह के लिए मयंक से संपर्क किया था। कामिनी ने भी ऐसा ही किया था और यही कारण है कि वो मयंक के साथ कुंभ शहर आए थे। कईयों ने अनुमान लगाया, शरीर शोधन तकनीकों और धूमकेतु तकनीक के अलावा उसके पास इतनी विविध क्षमताएं होंगी। उसने संभवतः उन्हें स्वयं विकसित किया था और ये तभी हुआ होगा। एक बार फिर पीछे धकेल दिया गया। उसने मयंक की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। लड़ाई से पहले उसने अहंकार पूर्वक ये मान लिया था कि कक्षा 3 का कोई भी साधक उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति का उसे पक्का ज्ञान था। हालांकि सीमापुरी विश्वविद्यालय का ये शिष्य उसके लिए कुछ हद तक चौंकाने वाला था। अखंड प्रताप एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लापरवाही का शिकार हुआ। बाकी सभी लोग जो मयंक को कमजोर समझ बैठे थे, हैरान थे। यहां तक कि वीर और अन्य लोगों को भी आज ही पता चला कि मयंक वास्तव में कितना मजबूत था। पिछले 2 वर्षों में उसने सीमापुरी विश्वविद्यालय में कई अवशेषों को तोड़ दिया था, लेकिन एक बार भी उसने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है। सीमापुरी विश्वविद्यालय के लोगों ने टिप्पणी की, जो स्वयं हैरान थे। अरे हर कोई जानता है कि उसके पास अवशेषों का पता लगाने का एक विशेष तरीका है। ऐसे में उसकी कक्षा के कई लोग ऐसा लगता है कि अखंड प्रताप काफी कठिन समय से गुजर रहा है। जानवी के पिताजी बोले। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। संगम की अभिव्यक्ति थोड़ी निराश थी।
उसे घबराहट महसूस होने लगी थी। यदि आज उसका भाई मयंक से हार गया तो क्या होगा? उसने जितना सोचा था मयंक उससे अधिक मजबूत था। मयंक से आने वाली ऊर्जा अब कक्षा 3 साधकों की तरह बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। ये एक उच्च श्रेणी के कुलीन साधक से भी अधिक शक्तिशाली था। किंतु फिर भी कई लोगों को यही लगता था कि जीत अभी भी अखंड प्रताप की होगी। तो यही वो तकनीक है जिसके बारे में तुम इतने आश्वस्त थे? मयंक ने अखंड प्रताप को घूरते हुए पूछा। मयंक की इस बात पर सभी की निगाहें सख्त हो गईं। अखंड प्रताप ने आगे बढ़ने से पहले मयंक की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। मैंने पहले ही कहा था कि यदि तुम मेरे जैसे ही स्तर के होते तो तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के लायक नहीं होते। मयंक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका शरीर अखंड प्रताप की ओर बढ़ गया। एक जादू के जारी होने के साथ जगह जमने लगी और अखंड प्रताप पर भारी दबाव पड़ने लगा। ये ऊर्जा उस इच्छा शक्ति से कहीं अधिक मजबूत थी जो उसने पहले अनुभव की थी। दिव्य वानर ने मुट्ठी आगे की ओर घुमाई। इस मुक्के की तीव्र शक्ति ने आकाश में अग्नि की लहरें पैदा कर दी और सीधे अखंड प्रताप की ओर चली गई। अखंड प्रताप अभी भी अपने कवच में लिपटा हुआ था। वो चमकदार रोशनी के साथ प्रकट हुआ और स्वर्ग की ओर चिल्लाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके नुकीले पंजे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ देते थे। तुरंत एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। बंजर बेजान युद्ध क्षेत्र के भीतर आकाश से उतरती आग की लपटों के बीच एक सुनहरा कौवा चिल्ला रहा था और उसके पंजे एक दिव्य हथियार की शानदार चमक से चमक रहे थे जो किसी भी चीज को चीर सकता था। दोनों हमले आपस में टकराए और अखंड प्रताप को एक बार फिर लड़खड़ाते हुए पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस बार मयंक को लगा कि उसकी मुट्ठी में दरारें आ गई हैं। उसी समय अखंड प्रताप की देह से उज्जवल रोशनी फूट पड़ी। कितना शक्तिशाली हमला था, मयंक ने मन ही मन सोचा। अखंड प्रताप एक उच्च श्रेणी का कुलीन व्यक्ति था। वो संत स्तर से केवल एक कदम ही दूर था। उसने अभी अभी जिस हमले का प्रयोग मयंक के खिलाफ किया था, उसे देखकर मयंक को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अखंड प्रताप जिस साधना स्तर पर अभी था, उसे ध्यान में रखते हुए ये तो स्पष्ट था ही कि उसने इस प्रकार के शक्तिशाली हमले को इस हद तक समझ लिया था। वो और भी मजबूत हो गया है। अनगिनत निगाहें अखंड प्रताप की ओर मुड़ गईं। वो आकाश में देवता के समान गर्व से खड़ा था। क्या वो आखिरकार अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रदर्शन करने जा रहा है? यदि ऐसा है तो शायद लड़ाई खत्म हो जाएगी, ऐसा सभी ने सोचा। कई लोगों ने मयंक की ओर देखा और हंसते हुए बोले, मयंक, बस इतनी शक्ति थी तुम्हारे पास? ये तो युद्ध का परिणाम बताएगा। मयंक की आवाज में आत्मविश्वास देखकर सभी दर्शक चकित रह गए। क्या मयंक को विश्वास था कि वो अभी भी अखंड प्रताप को हरा सकता है? अखंड प्रताप का शरीर जल रहा था, जबकि सूरज उसके ऊपर चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी इस स्थान के हर कोने पर फैल गई। आग की लपटें सफेद लपटों के साथ साथ मयंक के मार्शल इच्छा क्षेत्र में भी घुस गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सारा युद्ध क्षेत्र आग की लपटों से घिर गया हो। इस विनाशकारी क्षेत्र में कुछ भी जीवित नहीं रह सका। तेज रोशनी की किरणें अखंड प्रताप के पीछे के सुनहरे स्थान से प्रक्षेपित हुईं और उसके शरीर को एक कवच अनुष्ठान उपकरण की तरह ढक दिया। लेकिन यह कोई वास्तविक कार्यान्वयन नहीं था। सम्राट परिवार के पूर्वज प्रसिद्ध शस्त्रागार थे, लेकिन फिर उन्होंने शस्त्रागार छोड़ दिया और मार्शल आर्ट में विशेषज्ञता को चुना। हालांकि सम्राट परिवार के पास अभी भी एक शस्त्रागार की जीवन भावना थी। ये आध्यात्मिक इच्छा शक्ति को अवशोषित कर सकता है और एक अनुष्ठान कार्यान्वयन बना सकता है। इसीलिए अखंड प्रताप
किसी अनुष्ठान उपकरण का उपयोग नहीं कर रहा था। वो बस अपनी जीवन भावना को मुक्त कर रहा था। अखंड प्रताप ने उसके लिए एक अभेद्य सुनहरे कवच और एक रथ का निर्माण किया। सहसा भयानक वेग वाले अनेक रथ पुनः प्रकट हो गए। हालांकि रथों ने हमला नहीं किया, वो बस अखंड प्रताप के आसपास हवा में तैरते रहे। इन रथों में इतनी शक्ति थी कि वो कुछ भी कुचल सकते थे। युद्ध के मैदान में अखंड प्रताप अकेले ही हजारों दुश्मनों को हरा सकता था। यही कारण है कि जब उसने सीमापुरी विश्वविद्यालय से उन प्रतिभाओं को चुनौती दी तो उसके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। यदि मयंक यहाँ इस युद्ध के लिए नहीं होता तो अखंड प्रताप वास्तव में अपने सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति से हरा सकता था। हालांकि अब उसके सामने जो खड़ा था वो मयंक था, जिसके पास अकल्पनीय शक्ति थी। इसीलिए अखंड प्रताप के लिए ये युद्ध जीतना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोच लिया था। मयंक अखंड प्रताप की शक्ति को महसूस कर सकता था। एक ऐसा साधन जो संत स्तर से संबंध नहीं रखता, वो कभी भी संत स्तर के साधक से उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं लड़ सकता जितना कि एक असली संत साधक। भले ही मयंक उस तकनीक को कुछ हद तक समझ गया हो, फिर भी ये उतना प्रभावशाली नहीं था। हालांकि अखंड प्रताप को कुंभ शहर में पहले महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, फिर भी अखंड प्रताप के लिए एक वास्तविक संत को हराना असंभव था। मयंक अपने चारों ओर तारों की रोशनी के साथ वहां खड़ा था। दिव्य वानर ने अंतहीन आध्यात्मिक इच्छा शक्ति इकट्ठा करने के लिए एक विशाल हथेली का सहारा लिया, जो बाद में एक विशाल तारों वाली श्रृंखला में परिवर्तित हो गया। हाथ में लाठी लेकर दिव्य वानर बिल्कुल हिमवानर जैसा लग रहा था। मयंक ने दिव्य वानर के रूप में ऐसे चलना शुरू किया मानो वो किसी मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास कर रहा हो। दिव्य वानर के शरीर में एक अत्यंत प्रबल इच्छा शक्ति दौड़ गई। विशाल दिव्य वानर के शरीर से ऐसी तेज रोशनी निकली मानो सुनहरी रोशनी की कोई किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। तभी दिव्य वानर ने अपनी लंबी लाठी लहराई। वानर अनंत तेज रोशनी में नहा उठा। महान गति के साथ वानर ने अपना पहला हमला कर दिया। एक तेज ध्वनि के साथ हवा भी कांपने लगी, जिसके बाद ये ध्वनि धधकती हुई रोशनी में बिखर गई। मयंक का साधना स्तर जैसे जैसे उच्च होता गया, वैसे वैसे उसकी समझ में भी वृद्धि होती गई। वो अब चीजों को बड़ी गहराई से समझने में सक्षम था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने अखंड प्रताप की सभी तकनीकों को गहराई से समझा था, और यही कारण था कि मयंक का हर हमला बहुत ही शक्तिशाली था। जब व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी के हमलों को समझने में कामयाब हो जाता है, तब वो जो प्रदर्शन करता है वो उसके प्रतिद्वंदी से 4 कदम आगे का होता है, और मयंक ने बिल्कुल यही किया था। मयंक पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार की साधना कर रहा था, वो सीमापुरी विश्वविद्यालय के कई साधकों की समझ से बाहर थी। ये उसका सबसे मजबूत हमला था। उसने हमलों में अपनी मार्शल इच्छा शक्ति को शामिल कर लिया। जब हमले किए जाते थे तो उसकी मार्शल इच्छा शक्ति भी फूट पड़ती थी। इसमें मौजूद शक्ति 2 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। हवा फिर से कांप उठी। उस विशाल दिव्य वानर ने अपनी लाठी ऐसे लहराई मानो मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हो। हर हमला पिछले वाले से अधिक मजबूत और डरावना था। तीसरे हमले में हवा में जबरदस्त गति बनी, जो बंजर युद्ध भूमि के भ्रम को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। मयंक के चारों ओर एक भयानक क्षेत्र बन गया। सुग्रीव ने मयंक की चाल देखने के लिए अपना सिर उठाया। ऐसा लग रहा था कि वो मयंक की हर चाल को याद रखना चाहता था। अखंड प्रताप तीव्र स्वर में दहाड़ने लगा। अचानक उसने अपना रथ आगे बढ़ा दिया। आसपास आग की लपटें तेज हो गईं और उसके भयावह रथ ने वहां से गुजरने वाली हर चीज को कुचल दिया। हालांकि इस समय मयंक ने भी अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया। लहराती लाठी के नीचे रथ की सारी भ्रामक छवियां नष्ट हो गईं।
हालांकि सुनहरे कवच द्वारा सुरक्षित अखंड प्रताप अपने रथ में आगे बढ़ता रहा। दिव्य वानर अपनी लंबी लाठी चलाता रहा। अंतहीन आध्यात्मिक इच्छा शक्ति गिर गई। अखंड प्रताप के नेतृत्व में रथ आगे बढ़ा। सूरज की रोशनी धरती पर पहुंची, मानो मयंक को जलाने का प्रयास कर रही हो। उसी समय मयंक के 5वें हमले का विरोध करने की कोशिश करते हुए एक विशाल दिव्य पक्षी प्रकट हुआ। ये पक्षी और कोई नहीं अपितु स्वयं अखंड प्रताप था। एक जोरदार विस्फोट के साथ विशाल पक्षी और रथ दोनों चकनाचूर हो गए। अखंड प्रताप का शरीर विशाल प्रतीत होने लगा था। वो उड़ता हुआ सीधा मयंक के पास आ पहुंचा और एक घातक हमला किया। एक विनाशकारी तूफान आया, मानो वो सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। लगभग उसी समय मयंक ने अपना छठा हमला किया। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी दुनिया की शक्ति एक बिंदु पर एकत्रित हो गई और मयंक के तारों वाली श्रृंखला में विलीन हो गई हो। दिव्य वानर की लाठी विशाल पक्षी से टकरा गई। मयंक अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति को अपनी ओर दौड़ता हुआ महसूस कर सकता था। हाथ में रखा डंडा फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और गायब हो गया। अखंड प्रताप अचानक रुक गया। वो कांपा और फिर स्थिर खड़ा रहा। जल्द ही मयंक का धर्म और जीवन भावना भी गायब हो गई। वो भी चुपचाप खड़ा रहा। आखिरकार क्या हुआ इस लड़ाई में? और एक जोरदार विस्फोट के साथ विशाल पक्षी और रथ दोनों चकनाचूर हो गए। अखंड प्रताप का शरीर विशाल प्रतीत होने लगा था। वो उड़ता हुआ सीधा मयंक के पास आ पहुंचा और एक घातक हमला किया। एक विनाशकारी तूफान आया, मानो वो सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। लगभग उसी समय मयंक ने अपना छठा हमला किया। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी दुनिया की शक्ति एक बिंदु पर एकत्रित हो गई और मयंक के तारों वाली श्रृंखला में विलीन हो गई हो। दिव्य वानर की लाठी विशाल पक्षी से टकरा गई। मयंक अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति को अपनी ओर दौड़ता हुआ महसूस कर सकता था। हाथ में रखा डंडा फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और गायब हो गया। अखंड प्रताप अचानक रुक गया। वो कांपा और फिर स्थिर खड़ा रहा। जल्द ही मयंक का धर्म और जीवन भावना भी गायब हो गई। वो भी चुपचाप खड़ा रहा। क्या लड़ाई खत्म हो गई? इस समय अनगिनत लोग युद्ध के मैदान में दोनों को देखते रहे। वास्तव में विजेता कौन था? मार्शल इच्छा शक्ति और मयंक और अखंड प्रताप के आसपास के भ्रम सभी गायब हो गए। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कुछ छिटकने की आवाजें सुनाई दी, पर गोल्डन रेवन कवच टूट गया। अखंड प्रताप की आभा कमजोर प्रतीत हो रही थी। कराहने की आवाज के साथ उसके मुंह के कोने से कुछ खून बह निकला। इस समय अखंड प्रताप को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की सभी शक्ति बिखर गई हो। मयंक के उस हमले में निहित शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसका वर्णन करना कठिन था। मैं हार गया। अखंड प्रताप ने हार स्वीकार की। जो हुआ वो एक सपने जैसा था। कुंभ शहर की युवा पीढ़ी के बीच पहली प्रतिभा के रूप में वो अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि जब दुश्मन मयंक जैसा हो तो वो वास्तव में हार स्वीकार करने पर मजबूर हो गया था। उसकी हार स्वीकृति सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अखंड प्रताप को कैसे हराया जा सकता था? उस गौरवान्वित शख्सियत को देखकर लोगों को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कुंभ शहर की शीर्ष प्रतिभा हार गई थी। क्या सीमापुरी विश्वविद्यालय का मयंक इतना ताकतवर था? कई लोगों के मन में सवाल उठे। विक्रमजीत जैसे लोग भी चौंक गए। हालांकि ये जानते हुए भी कि मयंक कितना मजबूत था, फिर भी वो इस लड़ाई के परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके। क्या ये अंततः खत्म हो गया? सीमापुरी के सभी शिष्य मंद मंद मुस्कुराए। हालांकि इस लड़ाई में ज्यादा समय नहीं लगा, फिर भी ये दिल दहला देने वाली थी। अखंड प्रताप वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली था।
लेकिन दुर्भाग्य से उसका दुश्मन मयंक था, जिसने हर बार स्वयं से अधिक शक्तिशाली लोगों को धूल चटाई थी, और आज भी उसने यही किया। मयंक ने कहा, यदि तुम मुझसे इस तरह से लड़ सकते हो तो तुम बहुत शक्तिशाली हो। अखंड प्रताप को हराने के लिए उसके पास मौजूद हर कौशल खत्म हो चुका था। मयंक की बातें सुनकर अखंड प्रताप ने कुछ खून उगल दिया। उसका मुख पीला पड़ गया। क्या ये उपहास था? पहले तो दोनों बहुत घमंडी थे, लेकिन अंत में दोनों प्रतिद्वंदी अपने अपने स्तर को समझ चुके थे। चूंकि वो हार गया था, तो चाहे मयंक कितना भी गर्व महसूस करे, वो इसका खंडन नहीं कर सका कि उसका प्रतिद्वंदी शक्तिशाली था। किंतु फिर भी सवाल अब भी यही बना हुआ था कि क्या अखंड प्रताप अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करता यदि वो जीत जाता? मुड़कर अखंड प्रताप दूर चला गया। वो अकेला और निराश लग रहा था। वो एक समय युवा पीढ़ी के बीच एक अद्वितीय अस्तित्व था। ये हार उसके सारे घमंड को तोड़ने के लिए काफी थी। भाई, संगम ने अखंड प्रताप की निराश आकृति को देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन वो भी उदास महसूस कर रहा था और उसे पता नहीं था कि इस समय उसे क्या कहना चाहिए। सीढ़ियों पर कई प्रसिद्ध प्रतिभाएं भी मयंक को देख रही थीं। सिद्धार्थ भावहीन लग रहा था। जैसा कि उनके वरिष्ठ ने कहा था, मयंक के पास संत स्तर में प्रवेश करने की ताकत थी। जब उसकी साधना ऊंची हो जाएगी तो उसके लिए संत स्तर को तोड़ना भी संभव हो जाएगा। अखंड प्रताप के पिताजी थोड़ा अवाक थे। कुंभ शहर के स्वामी ने मुस्कुराते हुए मयंक की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मयंक जैसा युवा आदमी इतना ताकतवर हो सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसकी एक प्रेमिका थी, अन्यथा वो अपनी बेटी का विवाह मयंक से करने का प्रस्ताव अवश्य रखते। ये सोचकर कुंभ शहर के स्वामी मुस्कुराते हुए अखंड प्रताप के पिताजी की ओर मुड़े, लेकिन उन्हें उकसाने के लिए और कुछ नहीं कहा। परिणाम स्पष्ट था, इसे कोई भी बदल नहीं सकता था। कुंभ प्रदेश के शक्तिशाली साधक को हराने के पश्चात मयंक गर्व के साथ इस समय युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़ा था। वो मुड़ा और कुंभ शहर के नगर स्वामी की ओर देखा। झुकते हुए उसने कहा, वरिष्ठ, मेरे बड़े भाई शास्त्री सम्मेलन में दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो आपकी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं। मुझे आशा है कि आप उनकी शादी की अनुमति अवश्य देंगे। मयंक के इस लड़ाई में भाग लेने के पीछे दो मुख्य कारण थे। और चैनल पहला, सब्सक्राइब कर दें। अपने भाई का जानवी से विवाह सुनिश्चित करना, और दूसरा, अखंड प्रताप के साथ लड़ाई के माध्यम से पूरे कुंभ शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन करना। ये कुंभ शहर की परंपरा थी कि शहर के स्वामी की बेटी की शादी शस्त्र प्रतियोगिता के नंबर 1 प्रतियोगी से होगी। इसीलिए विजेता की क्षमता के बारे में बहुत सोचा जाना चाहिए था। मयंक के वरिष्ठ भाई ने दूसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन उनकी कोई कुलीन पृष्ठभूमि नहीं थी। इसीलिए मयंक अपने भाई की मदद करना चाहता था। जानवी ने अपने पिता के बगल में खड़े मयंक को देखा और फिर अपने पिताजी की ओर देखा। इस समय रौनक भी भीड़ से बाहर निकला और जानवी के पिता के सामने झुका और बोला, मैं आज पूरे कुंभ शहर के सामने आपकी बेटी जानवी का हाथ मांगता हूं। कृपया मेरी विनती स्वीकार कीजिए। कुंभ नरेश अब भी अपने स्थान पर शांत खड़े रहे और मयंक को निहार रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। ये लड़का सचमुच मौके का फायदा उठाना चाहता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। मयंक ने पहले परिमल की हत्या की और अब अखंड प्रताप को हराने के बाद वो अपने भाई का विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हो गया। अगर जानवी के पिता का बस चलता तो वो मयंक से ही अपनी बेटी का विवाह करा देते, लेकिन क्योंकि मयंक पहले से ही किसी और स्त्री से प्रेम करता था, इसीलिए उन्होंने अपना ये इरादा छोड़ दिया। जहां तक रौनक की बात थी, जानवी के पिताजी को रौनक कुछ खास पसंद नहीं था। आखिरकार किस पिता को ऐसा व्यक्ति पसंद आएगा जो उसकी बेटी को विवाह से पहले ही गर्भवती कर दे? लेकिन फिलहाल उन्हें अपनी बेटी के विषय में सोचना था। यदि उन्होंने उसका विवाह रौनक से नहीं किया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा।
एक गर्भवती स्त्री से कौन विवाह करना चाहेगा? तुम मूल रूप से शस्त्र सम्मेलन के दूसरे सदस्य थे, कुंभ नरेश ने कहा। अब जब परिमल की मृत्यु हो गई है तो तुम नंबर 1 हो। मैं परंपरा का पालन करूंगा और जानवी को तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चूंकि उन्होंने ये घोषणा कर दी थी तो अब सब कुछ तय हो गया था। धन्यवाद वरिष्ठ। मयंक और रौनक खड़े हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर रौनक ने जानवी की ओर देखा। दोनों खुशी से मुस्कुराए। शस्त्र सम्मेलन अंततः खत्म हो गया। 3 दिन बाद कुंभ शहर में हलचल थी। कुंभ शहर सबसे व्यस्त था, जिसने पूरे शहर का ध्यान आकर्षित किया। दक्षिण पश्चिमी सिंध प्रदेश की कई बड़ी हस्तियां और साथ ही अनगिनत प्रतिभाएं और सुंदरियां यहां एकत्रित हुईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक और शस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था और शहर के स्वामी की बेटी की शादी थी। जानवी शस्त्र सम्मेलन में दूसरे स्थान पर रहने वाले रौनक से शादी करने जा रही थी। ये निश्चित रूप से एक महान उत्सव होने वाला था, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। आमतौर पर शस्त्र सम्मेलन के बाद शादी की तैयारियों में कुछ समय दिया जाता था। ये इतनी जल्दी नहीं हुआ करता था। कुंभ शहर के मुख्य कर्मचारियों ने बताया कि ये व्यवस्था दूर रहने वाले मेहमानों के लिए अधिक सुविधाजनक थी, नहीं तो उन्हें 2 बार आना पड़ेगा। लेकिन मयंक को पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जानवी गर्भवती थी। समारोह बहुत जल्द आयोजित किया जाना ही बेहतर समझा गया, क्योंकि कुंभ शहर के लोगों और सिंध प्रदेश में जानवी के विवाह से पहले ही गर्भवती होने की बात का पता चल जाता तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता, और एक स्त्री के लिए इससे अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता। कुंभ प्रदेश को अपनी कुमारी के सम्मान का ख्याल तो रखना ही था। इस समय कुंभ शहर में एक प्रांगण को उत्सवपूर्ण ढंग से सजाया गया था। रौनक के करीबी दोस्त जैसे मयंक और कोमल मांझी सभी आंगन में थे और इस जोड़े को मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रौनक भैया शादी करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, मयंक ने कहा। लेकिन ये प्रेम कहानी पूरी तरह से आकस्मिक थी। यदि जानवी की जिद और रौनक की शरारत ना होती तो उनके लिए प्यार में पड़ने का ऐसा अवसर नहीं होता। ऐसा लगता है कि अब केवल हम 2 ही हैं जो अब अकेले रह गए हैं। सौमेल ने मयंक और शाश्वती को देखा। उनका सबसे बड़ा भाई शमशेर भी पुस्तक पर्वत पर देवी चारुलता के साथ अपना सुखी जीवन जी रहा था और बड़ी बहन का विवाह जल्द ही होगा। रुंपा की देखभाल दूसरी वरिष्ठ बहन के द्वारा की जाती थी। केवल सौमेल और मोटू लोकेंद्र ही अकेले थे। तुम लोगों का अकेलापन भी जल्द ही दूर होगा, रौनक ने मजाक करते हुए कहा। भाई तुम बहुत मतलबी हो, सौमेल ने शिकायत की। देखो, मैंने आपकी बहुत मदद की। आपको अपना आभार व्यक्त करने के लिए कम से कम मुझे कुछ शीर्ष ऋषि अनुष्ठान उपकरण देने चाहिए, मयंक बोला। मयंक वैसे तो कुंभ प्रदेश में मौजूद हर उपकरण को प्राप्त करने का इच्छुक था, किंतु इस समय उसे जो भी मिलेगा वो उसी से खुशी महसूस करेगा। तुम भविष्य में कवच के लिए रौनक के साथ यहां रह सकते हो, जानवी ने कहा। अब तुम्हें अनुष्ठान उपकरणों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, सौमेल ने निश्चयपूर्वक अपना सिर हिलाया। वो यहां रुककर पूरे दिन इस जोड़े की खुशहाल जिंदगी को नहीं देखने वाला था। उसने इनकार कर दिया, अन्यथा वो स्वयं को अकेला महसूस करेगा। अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो, जानवी ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ सौमेल की ओर देखा। सौमेल ने जानवी की ओर देखा और पलकें झपकाईं। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो शादी से पहले ही ऐसी थी तो भविष्य में कैसी होगी? मैं उन सभी बातों के विषय में जानती हूं जो तुम्हारे और मयंक के बीच हो रही थी, जानवी ने धीरे से कहा। सौमेल ने हैरानी से रौनक की ओर रुख किया। आपने उसे बताया? वाह भाई, शाबाश। सौमेल उदास हो गया। अरे, मैंने आपकी भलाई के लिए ऐसा किया। यहीं रहो और तुम्हें भी यहां अपनी सुंदर पत्नी मिल सकती है। तुम भविष्य में कवच के लिए रौनक के साथ यहां रह सकते हो,
जानवी ने कहा, अब तुम्हें अनुष्ठान उपकरणों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, सौमेल ने निश्चय पूर्वक अपना सिर हिलाया। वो यहां रुककर पूरे दिन इस जोड़े की खुशहाल जिंदगी को नहीं देखने वाला था। उसने इनकार कर दिया, अन्यथा वो स्वयं को अकेला महसूस करेगा। अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो। जानवी ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ सौमेल की ओर देखा। सौमेल ने जानवी की ओर देखा और पलकें झपकाईं। भाभी, अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो शादी से पहले ही ऐसी थी तो भविष्य में कैसी होगी? मैं उन सभी बातों के विषय में जानती हूं जो तुम्हारे और मयंक के बीच हो रही थी, जानवी ने धीरे से कहा। सौमेल ने हैरानी से रौनक की ओर रुख किया। आपने उसे बताया? वाह भाई, शाबाश। सौमेल उदास हो गया। अरे, मैंने आपकी भलाई के लिए ऐसा किया। यहीं रहो और तुम्हें भी यहाँ अपनी सुंदर पत्नी मिल सकती है। रौनक हंसा और सौमेल के कंधे को थपथपाया। दोनों वरिष्ठ भाइयों को देखकर मयंक मुस्कुराया। रौनक और सौमेल भाई की जोड़ी हमेशा से परेशानी पैदा करने वाली रही है। यहां तक कि गुरुकुल में भी वो आपस में झगड़ते रहते थे। इसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार हो, कोमल मांझी ने कहा। चूंकि तुम दोनों ने रौनक की मदद की, इसीलिए तुम दोनों को यहीं रहना होगा। बड़ी बहन? सौमेल बोला। हाँ या नहीं? कोमल ने मुस्कान के साथ सौमेल की ओर देखा। हाँ, सौमेल ने सर हिलाया। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सौमेल ने धीरे से कहा। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। जानवी कोमल को देखकर मुस्कुराई। जानवी, अगर रौनक ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, फिर मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है। जानवी हंसी और सर हिलाया। फिर उसने रौनक को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। रौनक थोड़ा घबराया। मैं वास्तव में सौमेल भाई की पारिवारिक स्थिति के बारे में चिंतित हूं। मयंक हंसा। वो जानता था कि कोमल ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। सिंध प्रदेश बहुत विशाल था। कुंभ शहर प्रसिद्ध था। यहां तक कि सीमापुरी विश्वविद्यालय ने भी उनका सम्मान किया। उनका परिवार सिंध प्रदेश में मांझी परिवार के बराबर था। रौनक अब वहां का दामाद बनने जा रहा था, और यदि सौमेल रौनक के साथ रहेगा तो उन दोनों को साधना के अच्छे संसाधन प्राप्त हो सकेंगे, और कोई भी उन दोनों को चुनौती देने के विषय में नहीं सोचेगा। कोमल मांझी हमेशा दूर की सोचा करती थी। शायद इसीलिए ही उनके सभी छोटे भाई बहन उनका बहुत सम्मान करते थे। इसी बीच जानवी के पिताजी वहां आ पहुंचे। महोदय, मयंक का समूह झुक गया। अरे, इस औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। जानवी के पिताजी ने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, अब तुम उसकी पत्नी हो। अतीत में तुम हमेशा बहुत मनमौजी हुआ करती थी। अब से ध्यान रखना कि तुम जिद ना करो और एक समझदार इंसान बनो। जी पिताजी, जानवी ने हल्के से जवाब दिया। जाहिर है उसे अब भी इस बात का दुख था कि उसके पिताजी ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसका विवाह शस्त्र प्रतियोगिता के विजेता से तय कर दिया था। लेकिन ये सब अब अतीत था। वो वास्तव में अपने पिता से नफरत नहीं कर सकते थे। रौनक, मैं वास्तव में तुम्हें मारना चाहता था, जानवी के पिताजी ने कहा। लेकिन अब तुम मेरे दामाद हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूं, और मैं कामना करता हूं कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। पर हां, यदि तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, रौनक ने बुदबुदाया। रौनक की शिकायत सुनकर जानवी के पिता उसे घूरने लगे। मयंक को अपने बड़े भाई के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। रौनक का जीवन अब कठिन हो सकता है, मयंक ने मन ही मन सोचा। जिस अनुष्ठान उपकरण के बारे में तुम लोगों ने पूछा था वो पूरा बनकर तैयार हो गया है। कुंभ नरेश ने मयंक और कौस्तुभ की ओर देखा और कहा, जानवी ने मुझसे उस उपकरण के विषय में बात की थी, इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए ही बनवा दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटा सा शानदार बक्सा निकाला। बक्से पर रंग बिरंगी रोशनी छा गई। कुंभ नरेश ने अपना हाथ लहराया।
अचानक बक्सा तेजी से एक बड़े स्तंभ में बदल गया, जिसके भीतर सभी विशेषताओं की अविश्वसनीय रूप से मजबूत शक्तियां घूम रही थीं। चूंकि तुमने शारीरिक वृद्धि को चुना है, तो ये बक्सा तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कुंभ नरेश ने समझाया। यह आपके विश्वविद्यालय के आकाश स्तंभ के अनुसार बनाया गया था। इसमें मजबूत निवारक ताकतें और सभी प्रकार के गुणों के हमले हैं। आप इसे एक अनुष्ठान कार्यान्वयन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, या अपने शरीर और इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद महोदय। मयंक मुस्कुराया और जानवी की ओर देखा। धन्यवाद भाभी। उसे इतनी उम्मीद नहीं थी। वो बस कौस्तुभ के लिए एक अनुष्ठानिक उपकरण मांगना चाहता था। जानवी धीरे से मुस्कुराई। वो मयंक की आभारी थी, क्योंकि उसने रौनक और उसे ये सुखद अंत पाने में मदद की। चूंकि मयंक इस अनुष्ठान का प्रयोग करना चाहता था, इसीलिए जानवी ने उसे इस उपकरण को अपने पिता से अनुरोध करके दिलवाया। इसके अलावा वो मयंक की प्रतिभा और इस तथ्य से कि वो सीमापुरी विश्वविद्यालय में साधना कर रहा था, उसे विश्वास था कि वो सिंध प्रदेश की अगली महान पीढ़ी का व्यक्ति होगा। जहां तक उसकी बात है, जानवी ने कौस्तुभ की ओर देखा और कहा, मैंने उसकी लड़ाई का तरीका देखा है। वो तुम्हारी तरह ही गुरु द्रोण का शिष्य है। संभवतः वो तुमसे अधिक शारीरिक वृद्धि के लिए उपयुक्त है। अनुष्ठानिक उपकरण वास्तव में उसकी लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने कवच का एक जोड़ा बनाया है। इसकी कई सामग्रियां आपके आकाश स्तंभ के समान हैं। सक्रिय होने पर पहनने वाले का शरीर परिष्कृत हो जाएगा। कवच का उपयोग हमला करने और सुरक्षा करने दोनों के लिए किया जा सकता है। यदि वो किसी मजबूत दुश्मन से मिलता है, तो उसे लड़ने में मदद करने के लिए कवच चालू हो जाएगा। कुंभ नरेश ने उपकरण निकाला और कौस्तुभ को दिया। धन्यवाद वरिष्ठ। कौस्तुभ ने इसे स्वीकार करते हुए कहा। ये देखकर मयंक को संतुष्टि महसूस हुई। कुंभ शहर की इस यात्रा के दौरान उसने न केवल अपने वरिष्ठ भाई की समस्या का समाधान किया, बल्कि वो अपने लक्ष्य तक भी पहुंच गया। उन्होंने नोबेल स्तर के कक्षा 3 में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। अब सब कुछ ठीक था। तो चलो चलें, कुंभ नरेश ने कहा और घूम गए। रौनक और जानवी उनके पीछे चल रहे थे। मयंक के समूह ने भी उनका अनुसरण किया। ये समारोह का समय था। कुंभ शहर में मेहमानों की सरसराहट और हलचल थी। अनगिनत शीर्ष प्रतिभाएं यहां एकत्रित हुईं। जब जानवी और रौनक ऊंचे मंच पर हाथ में हाथ डाले बाहर निकले, तो हर किसी को रौनक से ईर्ष्या होने लगी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रौनक वही होगा जो कुंभ शहर की प्रसिद्ध सुंदर स्त्री से शादी करेगा। ये एक महान समारोह था। मयंक का समूह मंच के नीचे खड़ा था और ऊपर हो रही हर चीज को देख रहा था। वो सभी रौनक के लिए बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। जानवी कुंभ शहर की एक प्रसिद्ध सुंदरी है। रौनक सचमुच बहुत भाग्यशाली है। कई युवा फुसफुसाए। उसने न केवल एक प्रसिद्ध सुंदरी से शादी की, बल्कि वो शहर के स्वामी का दामाद भी बन गया, जो सिंध प्रदेश सूची में 8वें स्थान पर था। ये एक ईर्ष्यापूर्ण स्थिति थी, लेकिन वो वास्तव में साहसी है। कई लोगों ने चर्चा की। उसने ये अवसर अपनी जीवन भावना की कीमत पर प्राप्त किया। अन्यथा भले ही मयंक ने परिमल को मार डाला हो, फिर भी वो कोई विकल्प नहीं होगा। बहुत से लोग सहमत हुए। ऐसा लगता था कि रौनक और जानवी के मन में एक दूसरे के प्रति सच्ची भावनाएं थीं। अरे, मयंक कहाँ है? किसी ने पूछा। भीड़ में कई लोगों ने इधर उधर ढूंढा। अंत में उन्होंने पाया कि मयंक शाश्वती के साथ खड़ा था। क्या उसके बगल वाली लड़की दिव्य आध्यात्मिक जादूगरनी शाश्वती है? किसी ने कहा। अरे, वो एक परी की तरह है। मयंक भी बहुत भाग्यशाली है। किसी और ने कहा। अरे, वो सीमापुरी महल के गौरव ऋषि द्रोण का शिष्य है। वो वास्तव में प्रतिभाशाली है। प्लीज वीडियो को लाइक। कई लोगों ने सर हिलाया। हालांकि मयंक इसका हकदार था। 3 दिन पहले उसने जिस प्रकार से परिमल की हत्या की और अखंड प्रताप तक को हराया, उसे देखकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि मयंक जैसा व्यक्ति अपनी प्रेमिका के समक्ष इतना मासूम लग रहा था
कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतना ताकतवर होगा। उस अविश्वसनीय लड़ाई ने मयंक को सभी के बीच प्रसिद्ध बना दिया था। कुछ सुंदरियों ने मयंक को देखा। वो बहुत प्रतिभाशाली और सुंदर था। कोई भी उसे मना नहीं करेगा। नायकों को सुंदरियां पसंद थीं और इसका उल्टा भी सच था। तुम्हारे रौनक भाई की अब शादी हो चुकी है, तुम्हारी शादी कब होगी? कोमल ने मयंक को चिढ़ाया। आप ये प्रश्न शाश्वती से क्यों नहीं पूछते? मयंक ने शाश्वती को देखा और हंसा। मयंक की ओर देखते हुए शाश्वती ने धीरे से जवाब दिया, तुम बताओ मयंक। वास्तव में? मयंक ने पलकें झपकाईं। हाँ, शाश्वती मुस्कुराई। आज रात के बारे में क्या ख्याल है? वैसे भी हमें बहुत अधिक अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। मयंक मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं। शाश्वती ने शर्माते हुए मयंक को हल्के से लात मारी। एक ओर कुंभ शहर रौनक और जानवी के विवाह समारोह में डूबा था, तो दूसरी ओर पवित्र जी पैलेस के संत मंडप में कुछ लोग एकत्रित हुए थे। वहां लोगों का एक समूह बैठा हुआ था। लोगों के समूह ने अपनी शक्तियां छिपा रखी थीं और ऐसा लग रहा था मानो वो बिल्कुल सामान्य लोग हों। हालांकि उनका स्वभाव कुछ अलग था। आज सीमापुरी विश्वविद्यालय के 6 महल के लोग एकत्र हुए थे। हालांकि संत मंडप के स्वामी उपस्थित नहीं थे, किंतु दूसरे मंडप के स्वामी शांतनु उपस्थित थे। शौर्य मंडप के महल के स्वामी अभी भी एकांत में थे। शौर्य मंडप के वरिष्ठ वहां पहुंच चुके थे। उनके अलावा अन्य 4 महलों के स्वामी सीमापुरी विश्वविद्यालय के कुछ बुजुर्गों के साथ यहां थे। लोगों का ये समूह सीमापुरी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त था। मैंने आज आप सभी को यहां 2 मामलों के लिए आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो ये कि कुंभ शहर से खबर आई है कि संत मंडप के शिष्य मयंक ने शहर में हंगामा मचा दिया है। उसने सीमापुरी विश्वविद्यालय के शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व किया था, अन्य स्थानों की प्रतिभाओं को हराया और कई अनुष्ठान उपकरण जीते। इसके बाद वो सम्राट परिवार के निवास में घुस गया और शस्त्र सम्मेलन में पहला स्थान पाने वाले व्यक्ति परिमल को मौत की लड़ाई के लिए चुनौती दी और उसे मार डाला। शांतनु ने कहा, शस्त्र सम्मेलन कुंभ शहर में एक बहुत बड़ा आयोजन था और यहां तक कि सीमापुरी विश्वविद्यालय भी इस पर ध्यान दे रहा था। इसीलिए उसे कुंभ शहर में हुई घटनाओं के बारे में तुरंत पता चल गया। हालांकि अन्य मंडप के स्वामी और बुजुर्गों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और जब उन्होंने शांतनु की बातें सुनी तो वो चौंक गए। ये व्यक्ति वास्तव में एक गैर अनुरूपतावादी था। उसने वास्तव में कुंभ शहर में ऐसा तूफान पैदा किया और शस्त्र सम्मेलन के पहले स्थान पर आने वाले व्यक्ति को मार डाला। ऋषि द्रोण ने कहा, इस छोटे से लड़के में इतना साहस है। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे निश्चित रूप से दंडित करूंगा। मयंक उनका प्रत्यक्ष शिष्य था, इसीलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अपना सख्त रुख प्रदर्शित करना पड़ा। कोई जरूरत नहीं है। इस मामले का मूल कारण उसका भाई था, जो कुंभ शहर की बेटी से प्यार करता था और शस्त्र सम्मेलन में दूसरे स्थान पर आया था। परिमल के साथ उसका कुछ विवाद था, इसीलिए वो लड़ाई हुई थी। इसके अलावा उस दिन मयंक ने कुंभ शहर के शीर्ष साधक अखंड प्रताप को भी हराया। भीड़ में से किसी ने समझाया, अखंड प्रताप सिंध प्रदेश सूची में 12वें स्थान पर था। वो स्वाभाविक रूप से ये जानते थे। हाँ, शांतनु ने सर हिलाया और कहा, अब उसका भाई पहले ही कुंभ शहर में प्रवेश कर चुका है और कुंभ शहर के स्वामी ने मयंक के भाई और अपनी बेटी की शादी भी बहुत जल्दी में की है। सभी के चेहरे पर उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति थी। ऐसा करने से कुंभ शहर के स्वामी का क्या मतलब था? हालांकि उनका अभिप्राय क्या था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मयंक, जिसने केवल 3 साल पहले ही महल में प्रवेश किया था, वो काफी दिलचस्प